हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धि हरियाणा। एज यू ऑल नो दैट हम 75 डे आपका एमसीक्यू चैलेंज लेके आए हैं। इसमें हम आपको 75 वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे उनसे रिलेटेड रहेगा, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज। तो हमने जो कल सेशन अपना एंड किया था वो क्या था, लास्ट 20 क्वेश्चंस का किया था। तो 2023 का वो आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। तो अब हम करते हैं 21st क्वेश्चन से स्टार्ट। तो 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करनी है। तो फॉर एग्जांपल आपका है CTO 5 कैनाल। CTO 5 कैनाल मींस पंच। 5 मींस आपका क्या हो गया, पंच। और पंच से आपका क्या हो जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट आपसे पंच से स्टार्ट होता है आपको सबको पता होगा। अगर आप HCS का एग्जाम दे रहे हैं आपको सबको पता होगा क्या किससे स्टार्ट होता है, पंचकुला। तो इससे आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इसका बी, फर्स्ट का बी एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आ चुका है 21st का बी। दूसरे मेथड से करते हैं। हमें बताना है नीम सिंह की जो सिटी है, जो नीम सिंह की वाइफ के नाम पे रखा हुआ है। सोच के देखिए, कैथल नहीं हो सकता, पंचकुला नहीं हो सकता, हिसार नहीं हो सकता, क्या रह गया, भिवानी, भवानी, राइट। तो भिवानी नाम से उनका रहेगा, ठीक है। तो सिटी अरेबिक मीनिंग फोर्ट क्या रहेगा आपका, हिसार रहेगा। और सिटी नेम्ड आफ्टर प्लेस ऑफ मोंकी, मोंकीज के नाम पे रखा गया, क्या है आपका, केथल। तो मोंकीज के नाम पे जो प्लेस, ए प्लेस ऑफ मोंकीज जो है उसको क्या कहेंगे, केथल, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा 21st का बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मैच द फॉलोइंग बताने फिर से। खोरैया, मंजीरा सॉरी, और सुरखब और आपका चुरमा। चुरमा तो आपको सबको पता ही होगा, चुरमा खाओ सपाटे मारो, ठीक है। चूरमा आपको पता है आपकी स्वीट डिश की तरह होता है, ठीक है, बढ़िया घी का बनता है ये आपका। तो फोर्थ क्वेश्चन का इसमें देखूंगा, फोर्थ का आंसर क्या है, इसमें टूरिस्ट प्लेस थोड़ी ना होगा भाई, चूरमा है, हमें सब ने पता है क्या होगा, स्वीट डिश, क्योंकि डांस फॉर्म नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो फोर्थ का मैं क्या बोल दूंगा, बी। तो फोर्थ का बी आपका किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। तो आपका 22nd का आंसर क्या हो गया, बी। चलो इससे भी नहीं कर रहे, नेक्स्ट उससे करते हैं। नेक्स्ट आपका खोरैया। खोरैया जो आपका डांस है 52 गज का दामन पे है, 52 गज का दामन इसी में है। और खोरैया डांस आपका ये है, और मंजरिया आपका ये जो बजाते हैं इस टाइप से, तो ये वो है। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो खोरैया डांस आपका हरियाणा का स्पेशल डांस है वो किससे रिलेटेड है, आपका डांस फॉर्म है फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी आपको किस किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और जो कि है बी। तो एक ही चारों में से अगर आपको एक ऑप्शन भी ढंग से पता है ना, आपको चूरमा का तो सबका पता होगा, खोरैया डांस के बारे में सबको पता होगा। चलो अब ये देख लेते हैं कि सुरखब। सुरखब थोड़ा ये हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है, लोगों को नहीं पता होता कईयों को, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, आपका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, इसको याद कर लो, फिर अब आ सकता है आपके क्वेश्चन में कि थर्ड का क्या है, ए। क्योंकि क्या होता है, इन ऑप्शन से आप ये मत सोचिए कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है। इन ऑप्शन से आपको 4 चीज के बारे में पता लग गया है। चूरमा का चलो आपको पता ही था, तीसरे चीज चलो आपको डांस के फॉर्म के बारे में पता था, चलो, बट आपको ये नहीं पता था मंजीरा क्या होता है। आपको अगर नहीं पता था तो आपका ये बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, मींस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि सुरखब क्या है, तो सुरखब का बताने के लिए क्या करेंगे आप, आपको याद करना पड़ेगा कि सुरखब जो है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, और ये आपके HCS के लास्ट ईयर एग्जाम में आ रखा है। तो आने के चांसेस हो जाते हैं, क्या पता आपके इसी ऑप्शन में आ जाए, क्या पता एक लाइन ऑप्शन में आ जाए कि सुरखब इज ए टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्या, गिवन बिलो बताना है आपको कि डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद अदर डिस्ट्रिक्ट टचिंग इट्स बाउंड्री, की जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसकी बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले अपन जींद को देखते हैं कि जींद की बाउंड्री देखनी है। अब हमें जींद का देखो आप, जींद में लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट्स आपकी इसकी टच कर रही हैं। कौन कौन सी, कैथल नंबर 1, करनाल 2, पानीपत 3, आपका सोनीपत 4, रोहतक 5, और आपका हिसार 6, और फतेहाबाद 7। तो मैंने 7 डिस्ट्रिक्ट बताई थी आपकी जींद से कनेक्टेड है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि हिसार कनेक्टेड है। देखो अब जींद से हिसार है, हिसार टच है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कैथल, पानीपत, करनाल। देखो कैथल, पानीपत, करनाल है आपका, कैथल ये रहा, पानीपत ये रहा, करनाल कहाँ है, करनाल ये रहा, हाँ कनेक्टेड है। तो मींस क्या आपका इसमें कनेक्टेड है। तो ये आपकी स्टेटमेंट तो ठीक हो गई
कि जींद से जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है ये है। तो आपके टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, और हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल भी रखी है इसके बारे में कि किस डिस्ट्रिक्ट को किस से रिलेट कर रहे हैं, कितने आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। आप उन वीडियो को अपने फटाफट देख लीजिए। 1.55x की स्पीड पे दोबारा रिवीजन करना हो तो 2x की स्पीड पे फटाफट देखिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। इससे रिवीजन करते रहेंगे तो आपको इनका सबका पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी कर सकते हैं, पंचकुला से घूमने निकलो महेंद्रगढ़ तक घूमे आओ, पंचकुला से घूमने निकलो महेंद्रगढ़ तक घूमे आओ, ये रहा, ऐसे घूम के आना है, ठीक है। फिर अपना निकलो, आप अपना सिरसा से निकलो, अपना गुड़गांव तक आ जाओ, फरीदाबाद तक आ जाओ, ठीक है। इस टाइप से आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे इजीली रहेगा आपका क्लियर होना कि सिरसा तो यार एक ही स्टेट उसका डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है, कौन सा आपका फतेहाबाद, ठीक है, मेरा एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट। देन आप करिए फतेहाबाद से कौन कौन से कनेक्टेड है, ऐसे चल चल के आप आगे चलते रहेंगे तो सारा कवर अप हो जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रोहतक में क्या है, रोहतक से कौन कौन से कनेक्टेड, जींद, चरखी दादरी, हिसार, रिवाड़ी। देखो अब रोहतक में देखो, रोहतक में आपका रिवाड़ी किधर है और बीच में आपका झज्जर आ गया, चरखी दादरी आ गया, रोहतक तो ऊपर रह गया। तो चरखी दादरी जो है वो आपका कनेक्टेड नहीं है, तो ये तो आपका होगा गलत इसी से ही। अब आपका रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, नूह, झज्जर। अब मैं देखूंगा महेंद्रगढ़ का, महेंद्रगढ़ से एक तरह से दो ही डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है, चरखी दादरी और आपका रिवाड़ी, ठीक है। इसमें कितने बता दिए इसने, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, नूह, सॉरी आपका रेवाड़ी का बताना था ना, रेवाड़ी में कौन कौन से कनेक्टेड है, छोटा सा कनेक्टेड आपका नूह है, ये रहा आपका गुड़गांव, झज्जर और आपका महेंद्रगढ़। तो ये आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। हिसार, हिसार में भिवानी, रोहतक, सिरसा और आपका ये आपका ठीक हो गया, सॉरी रेवाड़ी से कनेक्टेड है, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, नूह, झज्जर, ये तीन चारों आपके कनेक्टेड हैं। एक मिनट लो, रेवाड़ी का पूछा, रेवाड़ी का पूछ के क्या बता रहा है, नूह कनेक्टेड है 1, गुड़गांव कनेक्टेड है 2, झज्जर कनेक्टेड है 3 और आपका महेंद्रगढ़ कनेक्टेड है 4। तो इसने ये चारों ही तो पूछे हैं, ठीक है, चारों ही बता दिए, तो आपका ठीक हो गया 1 और 3 ठीक। हिसार से भिवानी, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद। हिसार का देखो, अब आप हिसार से कौन कौन से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद। भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद है, ना कि सिरसा, सिरसा नहीं है इसमें, ठीक है। रोहतक वाले में आपका क्या नहीं था, ये नहीं था, तो आपका ये भी गलत हो गया, 2 और 4 आपके गलत हो गए, तो क्या आ गया आपका डी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को, डिस्ट्रिक्ट्स को, आपके नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, ये हमने शॉर्ट वीडियोस हम डाल रहे हैं, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट जो आपके पर्सन्स हैं, जैसे आपके फ्रीडम फाइटर में कौन कौन से रहे, ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में हो गया, ये हमने लगभग सारी आपकी शॉर्ट्स बना के डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उन पे आप आराम से देखिए, फटाफट देखिए। टाइम पास करते हुए देखते हैं यार, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, शॉर्ट्स फालतू की शॉर्ट्स देख रहे हो, ठीक है, उनकी बजाय इन चीज़ों को देखो ना, क्योंकि आपका एग्जाम पास में आ चुका है, आप जल्दी अपनी रिवीजन करो इनसे, उन टाइप की शॉर्ट्स को देखो, ठीक है। अगर सक्सेसफुल होना है तो वही निब्बा निब्बी वाला सिस्टम चलाना है तो आप अपने आराम से देखो, वही आपको देखना इंस्टाग्राम पे बैठे, वॉशरूम में बैठे तो फोन यूज कर रहे हैं, तो कुछ तो अपना प्रोडक्टिव काम करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में बताना है एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताना है कि कौन सी इसमें स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फर्स्ट है क्या, इन ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ए बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो कांस्टेंट स्पीड में चलेगा वो और सेम डायरेक्शन रहेगी, ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, मैं सर्कुलर मोशन मान लेता हूं, ये मेरा सर्कुलर मोशन है, ठीक है। द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, अगर स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन अगर कांस्टेंट रखते हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्शन इसमें बार बार चेंज हो रही है बट आपकी स्पीड सेम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी होगी ठीक, ठीक है। अब इसी में देख लो, वन स्टेटमेंट आपकी किस किस में बच गई, काटो, ए काट दो, बी काट दो, बच गया क्या आपका सी और डी। इन ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देयर इज ए इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी रिमेन द सेम। नहीं, वेलोसिटी का तो डिपेंड तब करेगा ना कि अगर वो बढ़ाएगा या घटाएगा तो ये क्या बात हुई, अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में चल रहा है तो चेंज इंस्टेंटेनियस चेंज रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो वेलोसिटी रिमेन सेम, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई ना, आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड थोड़ी ना करता है ये। नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, चलो एक्सेलरेटेड मोशन मान भी लेते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन चल रहा है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों भाई, एक्सेलरेशन अगर दे रहे हैं तो मेंशन होना चाहिए ना,
कि इसमें तो बोल दिया कि ये तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन दबाओगे, रेस दोगे, तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये गलत हो गया आपका। इसमें पूछा क्या गया था, ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। 25th क्वेश्चन, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हो रहा है इसमें, फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल के बारे में क्या बताया, जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो आपकी जो फ्री फॉल होता है किसी का या किसी बॉडी का या किसी भी उसका, तो ये किसके होगा, किस स्पीड पे होगा, एक्चुअली क्या रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, और ये बढ़ती रहेगी हाइट के साथ साथ, नीचे गिरते गिरते उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। मास का तो कोई डिपेंड ही नहीं है, मास का तो कोई डिपेंड ही नहीं है कि कितना हैवी है कितना पतला है। ठीक है। फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो सेम ही रहेगी ना, 9.8। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। पूछा क्या गया है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। बिल्कुल ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है ना, बट अब मैं इसको नीचे गिरूंगा तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ी है ना, इनिशियल में तो जीरो रही है ना उसकी, इतनी ठीक है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी v बिकम जीरो। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं इसको पेन को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो नीचे तो आएगा ना, तो उस पार्ट पे, उस पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगी ना v उसकी, उस पॉइंट पे जब वो आएगा नीचे गिरेगा तो उसकी जब तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि वहां पर पहुंच के उसकी जीरो हुई है, फिर उसको नीचे फ्री फॉल हुआ है। ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई है गलत। तो आपका इसमें पूछा क्या गया है, नहीं सॉरी, सही हो गई है ये आपकी स्टेटमेंट हो गई है सही। तो 1 सही है, 3 सही है। पूछा क्या गया है, फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में। फॉल्स स्टेटमेंट में कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका, 2 ओनली, तो वो किसमें आपका बी में। तो 25th का क्या आंसर होगा आपका, बी। नेक्स्ट, व्हेन ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव अराउंड ए अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए कांस्टेंट स्पीड इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सैटेलाइट चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो ये बात तो सही है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एक तरह से जो अर्थ है आपका, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसके अराउंड घूम रही है, तो क्या अर्थ क्या दे रहा है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और ये एक तरह से ऊपर क्या है, फ्रिक्शन ही नहीं है। ठीक है। तो क्या रहेगा, वो फ्रीली घूमता ही रहेगा अराउंड द सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट इन ए कांस्टेंट स्पीड। रीजन क्या दे रहा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ कीप द सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट। तो मैंने आपको वही बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स से इसको खींचता रहता है कि उसके राउंड पे ही वो सर्कल करता रहे। इसमें बताया क्या, बताना क्या किया, क्या ये रीजन सही है, तो ये रीजन सही है कि ए और आर ट्रू तो है और आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका 26वें का क्या आंसर हो गया आपका, ए हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ट्रू स्टेटमेंट क्या बनाना है, बताना है कि ऑर्थोसल्फोबेंजो की बेंजीमाइड जो है इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, सेचुरिन बोलते हैं। ठीक है, ये भी बात ठीक है। और अबाउट 100 टाइम एज स्वीट एज केन सुगर। 100 नहीं भाई, 500 प्लस है, एक तरह से 550 टाइम है, ये 550 टाइम स्वीटनर है। ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका, फॉल्स, थर्ड वाला गलत हो गया। तो थर्ड वाला गलत होते ही आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट हट गई, ये, और इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी। ठीक है, डी हो गया। 28 ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ट्रांसपेरेंट सोप आर मेड बाय डिसोल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवापोरेटिंग द एक्सेस सोलवेंट। एक्सेस सोलवेंट उड़ाने से क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सोप। ठीक है। सेविंग सोप कंटेन फिलर लाइक सोडियम रोजनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, इसमें जो सेविंग है, सेविंग सोप नहीं रहेगा, ये आपका लॉन्ड्री का है। आपकी कौन सी है, लॉन्ड्री सोप का है ये। ठीक है। नेक्स्ट, सोप जो चिप्स रहेंगी आर मेड बाय रनिंग ए थिन शीट ऑफ मेल्टिंग सोप ऑनटू ए कूल सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप्स इन स्मॉल ब्रोकन पीसीज। तो ठीक है, ये वाली भी स्टेटमेंट कि स्मॉल ब्रोकन पीसीज में आपका करते हैं। तो आपकी कौन कौन सी ठीक हो गई, फर्स्ट ठीक हो गई, थर्ड ठीक हो गई, किस में है वो, सी में। तो आंसर क्या हो गया वो 29 का सी। नेक्स्ट, केमिकल कंपाउंड है और आपका यूजेस बताने हैं हमें। ठीक है, केमिकल कंपाउंड और इसके क्या बताने हैं, यूजेस बताने हैं कि हमें देखते हैं अभी इसके। ठीक है। नोरिथाइन ड्रोन, नोरिथाइन ड्रोन क्या है आपका, एक तरह से क्या है आपका नोरिथाइन ड्रोन, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है ये आपका। ठीक है, इनको याद कर लो। अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में नहीं भी पता है तो इनको याद कर लो, क्योंकि जो लास्ट ईयर के जो पेपर होते हैं, क्या पता एक आधा स्टेटमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, इस एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में, अरे और नहीं तो आपकी नॉलेज ही तो बढ़ रही है। ठीक है। अलीटेम की क्या रहेगा इसका, थर्ड
आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, ठीक है। सिथाइल क्या है, सिथाइल मिथाइल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, तो ये सी का क्या रहेगा आपका, सी का रहेगा ये क्या है, कैटायनिक या क्या है, डिटर्जेंट है। फेनिलजीन क्या है आपकी, ये है आपकी फोर्थ का रहेगा, फोर्थ एंटी डिप्रेशेंट ड्रग रहेगा आपका। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। डोडर के बारे में पूछा गया, डोडर इज एक्चुअली एक पैरासाइट। आपने कभी भी कहीं गांव में गए हो अपने, या कहीं भी आप खेतों में गए हो, बड़े बड़े जो आपके जो पेड़ होते हैं, इवन जो घास भी लगी हुई होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा ब्राउन कलर की एक उलझी हुई जो घास होती है वो उसके ऊपर बिछी हुई होती है। इवन पेड़ों पे देखा होगा, इवन घास में देखा होगा, ब्राउन कलर की वो बिछी हुई होती है, ठीक है। तो एक तरह से पैरासाइट है, उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है अब हमें कि डोडर इज ए प्लांट पैरासाइट विच हैज स्पेशल सकिंग रूट्स कॉल्ड द होस्टोरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये बात सही है, होस्ट प्लांट से एक तरह से अपना फूड लेती रहती है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है आपकी। डोडर इज ए वाइन लाइक पैरासाइट प्लांट एंड इज एसेंशियल लीफलेस, बिल्कुल सही बात है ये। मैनी स्पीसीज ऑफ डोडर कोज वीड प्रॉब्लम इन द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, ये बात भी सही है। तो लगभग इसके सारे पॉइंट ही सही हो गए। वंस द डोडर प्लांट गेट अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट प्लांट इट लॉसेस इट्स रूट सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ही बिछी रहती है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि पैरासाइट हो गया, पैरासाइट क्या रहेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो इसकी सारी स्टेटमेंट ठीक होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 का डी, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट 31st प्रोसेस की बतानी है। माउल्टिंग, माउल्टिंग क्या होता है, एक तरह से सांप अपनी एक तरह से जो अपनी खाल उतार देता है ऊपर वाली, एक्सटर्नल जो बॉडी होती है, एक्सटर्नल बॉडी की जो पार्ट होता है, जैसे खाल उतरना होता है तो वो उतार देना। तो काफी एनिमल आपके, प्लांट आपके जो एक तरह से खाल उतार देते हैं। प्रोसेस ऑफ सीडिंग आउटर लेयर, जो अपनी आउटर लेयर निकाल देते हैं। तो माउल्टिंग का क्या हो गया, ए का क्या हो गया 4, ए का 4 किसमें आपका बी, तो 31st का बी इसी से ही हो गया। तो इनके बारे में समझो, अगर आपके चारों में से एक का पता है तो बाकी 3 का नहीं पता है, तो नॉलेज गेन करो, पढ़ो इनको लिखो, इन पॉइंट्स को लिखो, क्योंकि ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर है, इनको कर लो, मैंने बनाया हुआ है, इनको याद कर लो, नहीं, ये आपके क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ है 2023 के HCS के में। तो कम से कम इनको तो याद रख लो, ठीक है। तो आपका रीलिंग का क्या हो जाएगा, रीलिंग क्या रहेगा, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम द कोकोनट। सीरिंग क्या रहेगा आपका, सीरिंग किससे हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। सीरिंग ये तो पता ही था सबको, तो सीरिंग सी से सेकंड किस में है, इससे भी सोल्व हो रहा है। तो सीरिंग का तो सबको ही पता होता है, ठीक है, इससे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। स्काउरिंग, स्काउरिंग किससे रिलेटेड रहेगा आपका, प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द रो शेयर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फंगई एंड द सिंपल प्लांट इज आर ट्रू बताना है हमें। तो जूस्पोर्स आर फ्लैगलेटेड मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड ए पेरेंट सेल कॉल्ड जूस्पोर्जिया। तो ऐसे क्वेश्चन में साइंस का जो पार्ट होता है इसमें, प्लांट से लेके, फंगाई से लेके, एनिमल से लेके, तो उनको पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि साइंस का जो होता है इसमें वेटेज रहता है लगभग 25%, 20 to 25% आपका HCS में साइंस की वेटेज रहती है। तो फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, बायो, उसमें अच्छे से करो। तो इसमें अगर आपको पता होता है इस स्टेटमेंट के बारे में, तभी तो आपका ये सोल्व कर पाते हैं आप, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है इसमें, तो इसको याद कर लो। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस सिंगली और इन चेन्स बाय constrictions at tip or laterally on special hyphal branches called the conidiophores, ठीक है। और gemmules are endogenous but endogenous रहेगा that are simply a copy of parent nucleus with a small amount of the cytoplasm and a protective covering around। तो इसका covering around तो ये ठीक है, एंडोजीनियस रहेगा आपका जिम्यूलस, तो ये आपका स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड भी ठीक है। तो इसमें कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 33rd, इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोयल के बारे में बताना है। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है इसमें, कि फर्टाइल सोयल स्पोर्टी प्लांट ग्रोइंग बाय प्रोवाइडिंग प्लांट्स विद न्यूट्रिएंट्स acting as a water holding body and serving as the substrate to which the plants anchor their roots। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वेजिटेशन ट्री कवर एंड फॉरेस्ट प्रिवेंट्स soil degradation and desertification by stabilizing the soil, maintaining water and the nutrient cycle। तो वेजिटेशन के बारे में एक तरह से ठीक स्टेटमेंट है। अब ग्रास के बारे में बता रहा है कि ग्रास फाउंड ऑन पास्चर लैंड कैन नॉट प्रोटेक्ट द सोयल। क्यों भाई,
क्योंकि जो उसकी जो रूट्स होती हैं ग्रास की, जो एक तरह से ये आपकी लैंड है और आपकी जो ग्रास उगी हुई है, इसके अंदर जो रूट्स होती हैं वो भी तो एक तरह से सोइल को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो इसमें बोल दिया कैन नॉट प्रोटेक्ट द सोइल अगेंस्ट द सोइल इरोजन, ऑल्सो इनहिबिट द सोइल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो ये आपकी तो गलत स्टेटमेंट ये हो गई। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछिए, फॉल्स इसमें कौन सी है आपकी डी। तो 33rd का क्या हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 आपके किससे रिलेटेड है? टाइटल से रिलेटेड है कि आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकते, ठीक है। किस टाइप के टाइटल्स? जो आपके रहेंगे इसके बारे में बताया गया है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या गया है आपका, क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट, ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जब तक आपका प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करते हैं या प्रेसिडेंट से आप एक तरह से पूछ के नहीं जाते हैं, तो उसमें आपको नहीं मिल सकता, नहीं ले सकते आप फॉरेन कंट्री से टाइटल। इन बालाजी रघुवन जो केस था, इसमें 1996 में सुप्रीम कोर्ट हैज अनाउंस द पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री इज ए टाइटल बट दीज अवार्ड्स वोलेट राइट ऑफ इक्वालिटी। तो ये तो बात गलत है कि आपका क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि ये आपके जो है विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये आपके वोलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इसमें पूछा क्या गया है? ट्रू पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया, तो करेक्ट तो एक भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी, कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, नो पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल व्हाइल ही होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। नेक्स्ट क्या बता दिया कि बालाजी रघुवन केस में क्या हुआ था कि 1996 में द कोर्ट सेड दैट द नेशनल अवार्ड जो दिए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, द टाइटल अंडर क्लोज 1 आर्टिकल 18 में आएंगे, वो आपका वोलेट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया था? डी। तो 35th में आते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। पॉलिटी का एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है हमारे यहाँ पे और इतना अच्छा कोर्स है, उसमें आप पॉलिटी का लगभग सारा रिवीजन हो जाएगा आपका 1 गो में, ठीक है। तो उसमें करना क्या होता है आपको कि आपको जो मेन टॉपिक्स है ना वो कवर किए जाएंगे, फालतू की अड़ंग बड़ंग नहीं है उसमें, ठीक है। तो अड़ंग बड़ंग का मतलब क्या है कि फालतू के टॉपिक्स नहीं है कि वो डिस्कशन मैं क्या कर रहा हूँ, किसी मतलब मुद्दे पे शुरू हो गया, ठीक है, किसी मंदिर पे शुरू हो गए, किसी मस्जिद पे शुरू हो गए। पॉलिटिक्स में तो यही रहता है ना कि वो चीज़ नहीं है, मेन टॉपिक कवर किए जाएंगे। जिस तरह डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या कौन से आपके आने के चांसेस हैं, तो वे सारे कवर किए जाएंगे। तो डीपीएसपी है क्या? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये बात तो सही है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? सोशलिस्ट, गांधीयन और आपका लिबरल। तो ये बात तो सही है, ये आपका सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके इस आर्टिकल में आती है। अगर आपने ढंग से लक्ष्मीकांत या आपकी अपनी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो आर्टिकल 43 आपसे किसके बारे में बताता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है। और नेहरू का जो अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था 1946 में, उससे एक तरह से इसी से ही लिया गया है। तो ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया, स्टार मार्क। आप अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं कि हाँ फर्स्ट भी ठीक है डायरेक्ट डीपीएसपी का, अगर आपको डीपीएसपी की नॉलेज होती तो फर्स्ट भी ठीक लगा लेते, सेकंड भी ठीक लगा लेते और जल्दी जल्दी आपका क्या लगा देते? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट कर देते। बस पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो कौन कौन से हैं? कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट कौन कौन से नहीं है? बोथ आर इनकरेक्ट, द डीपीएसपी अंडर द कॉन्सेप्ट फॉलोइंग, ठीक है। इनकरेक्ट तो इसमें कोई भी नहीं है ना, ठीक है। तो इसका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43 कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द नेहरू, ठीक है। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, इज आर करेक्ट। तो बोथ तो सी का तो यही होना चाहिए था, 35 का सी यही होना चाहिए था, ठीक है। कोई नहीं, अगर कोई इसमें इशू हो तो आप कमेंट में अपना बता सकते हैं खुद से आंसर, और कुछ डिटेल में भी बता सकते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा है, क्या चीज़ करी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, किससे रिलेटेड है आपका? प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। पूछा गया है कुड डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट ओनली। एक्सटर्नल थ्रेट से करेंगे क्या? नहीं, गलत है। Once emergency proclaimed, the federal distribution of the power remain practically suspended and all the powers are concentrated. किसके हैंड में चली जाएगी? यूनियन के हैंड में चलाएंगे। ये बात सही है। 42nd अमेंडमेंट वाज आल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये बात भी सही है, इमरजेंसी के ड्यूरिंग 42nd आपका अमेंडमेंट पास हुआ था। Among the various changes made by the 42nd amendment, one was that the duration of the legislatures in the country was extended from 5 to 7 years। नहीं, 1 ईयर का एक्सटेंशन रहेगा और 6 मंथ के बाद वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपका, 4th गलत हो गया, 1 गलत हो गया। पूछा क्या गया? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। करेक्ट कौन कौन सी होगी आपकी? 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सी, ठीक है।
36 के बता दिया, प्रेसिडेंट रूल आपका इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अरेंज करना है आपको, तो आपका चैप्टर कौन से, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और ये आपके जितने भी चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, तो आपके लक्ष्मीकांत में सीरीज में दिए हुए हैं ये, ठीक है। उसमें बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हुआ था आपका, दिसंबर 1946 में, ठीक है। फर्स्ट स्पीच कब दी थी आपने, इन्होंने अंबेडकर जी ने, वो हमें चलो बाई चांस अगर नहीं पता, तो अगर हमें यही पता होता, 1946 के बाद ही दी थी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो उसके बाद ही तो देंगे ना। तो इसमें क्या रहेगा आपका, फोर्थ से आपका ऑलरेडी क्लियर हो रहा है, फोर्थ का सी। तो अंबेडकर ने जो स्पीच दी थी तो ये नंबर 1 पे आ जाएंगे। नेशनल जो आपका फ्लैग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ये आपका 2 पे रहेगा, 1948 में रहेगा, ये सी हो गया। इसमें ये रहा 1947 है, सॉरी, ठीक है। इट वुड बी द नेशनल फ्लैग ऑन 1922 1947, और दिसंबर में क्या रहेगा आपका 1946 में इसका वो रहेगा, ठीक है, फर्स्ट स्पीच। लेट्स कम टू नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनके जो चेयरमैन थे वो कौन कौन थे, तो चेयरमैन आपके पता होने चाहिए कौन कौन से चेयरमैन थे। सबसे पहले देखेंगे लैंग्वेज कमेटी। लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन कौन थे आपके, सत्यनारायणन। और यूनियन पावर कमेटी के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। और माइनॉरिटी का कमेटी का कौन रहेंगे, एच.सी. मुखर्जी, बिल्कुल ठीक है ये। और फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी का कौन रहेंगे, जे.बी. कृपलानी, ये भी ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, ये कौन से रहेंगे आपके, वल्लभ भाई पटेल। तो गलत कौन कौन से हो गए, 1 और 2 आपके गलत हो गए, तो बच के कौन से 3, 4 एंड आपका 5, तो कौन कौन से ठीक है। ये तो यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी ऑफ पेयर। ये और याद रखना, यूपीएससी का जो अब क्वेश्चन पेपर आया था लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो अब ये भी याद रखना, यूपीएससी की एक तरह एचएस कॉपी भी करता है, उसके तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए शॉक्ड मत होना कि इस टाइप के क्वेश्चन इतने सारे क्यों आ गए, क्योंकि यूपीएससी में अब की बार इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए। तो ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके, ठीक है। तो 3 एंड ये आपके 3 स्टेटमेंट ठीक हो गई इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें आपकी कमेटीज हैं और ये आपके चेयरमैन रहेंगे इनके, ठीक है। 39th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स के बारे में पूछा गया। जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी, प्रेजेंटेड ए बिल ऑफ राइट इन 1930। अगर आपने नेहरू रिपोर्ट पढ़ी हो, अगर आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है आपका उसको पता हो हिस्ट्री के बारे में, तो आपका जो 1930 नहीं था 1928 था, ठीक है। A bill rights prohibit the government from thus acting against the right of the individuals, ensure a remedy in case there is a violation of these rights। बिल्कुल ठीक है ये बात। गवर्नमेंट कैन नॉट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइजिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों भाई, जब हम फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, कैन नॉट पुश, तो कैन नॉट पुश, कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसका आपका स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आपका कौन कौन से ठीक है, डी ठीक है। अच्छा, इनकरेक्ट बताना था इसमें, इनकरेक्ट में कौन कौन सी हो जाएगी आपकी 1 और 3, क्योंकि 1928 में आई थी, तो 1 और 3 आपकी, इसका आंसर क्या हो गया आपका डी। लेट्स कम टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्या आपके पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पे, ए बिल पेंडिंग लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शेल लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ हाउस और हाउस देयर ऑफ, ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे। ए बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शेल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। तो सोच के देखो, डिसोल्यूशन अगर मैं जल्दी जल्दी, अब हमारा 1 महीना रह गया बिल पास कराने के लिए, फटाफट मैं क्या करूंगा, बिल पास कराऊंगा। अगर मैं सीएम होगा तो जल्दी जल्दी पास करो और इसको अपने कहाँ भेज दो, काउंसिल में भेज दो। तो इसने बोला कि पेंडिंग अगर काउंसिल में है और लैप्स कर दिया, क्या पता मैं क्या रिजोल्यूशन लेके आना चाह रहा हूँ, क्या मैं ऐसा बिल लेके आ रहा हूँ, तो उसमें क्या रहेगा, वो हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा वो, ठीक है, ये बात ठीक है। A bill pending in the legislative council of state which has passed by the legislative assembly shall lapse on dissolution of assembly. A bill which is pending in legislative assembly of state or which have been passed by आपका क्या है, legislative assembly is pending in legislative council shall not lapse। क्यों भाई shall not lapse क्यों नहीं रहेगा, लैप्स हो जाएगा ना भाई। इस स्टेटमेंट को एक तरह से उल्टा ही दे दिया इसने कि सेल नॉट लैप्स, तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट आपका गलत हो गया। ए बिल पेंडिंग लेजिस्लेटिव स्टेट सेल लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है आपका, सेशन का खत्म होना, तो क्या हो जाएगा आपका स्टेट ऑफ हाउस देयर ऑफ, पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि बिल के बारे में डिस्कशन ही नहीं हुआ, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये भी आपका गलत हो गया, तो 1 और 3 आपके गलत हो गया। इसमें पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी इनका रिविजन कीजिए, इनके बारे में डिटेल में कीजिए, फटाफट इन क्वेश्चंस को कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और
सिद्धि का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिद्धि हरियाणा, जो आपके लिए 6 दिसंबर से हम एक तरह से कोर्स लेके आ रहे हैं, उसको एनरोल कीजिए। उसमें आपका क्विक रिवीजन वाली सीरीज लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। जल्दी जल्दी उसका रिवीजन करेंगे, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, उसमें सीसेट की कवरेज रहेगी, साइंस रहेगा, करंट अफेयर रहेंगे, हरियाणा से रिलेटेड आपका करंट अफेयर रहेगा, इंपॉर्टेंट जो नेशनल के जो करंट अफेयर हैं, स्कीम्स देखें आपने इनमें लास्ट ईयर क्वेश्चंस में कितनी सारी स्कीम्स आई, स्कीम्स रिलेटेड रहेंगी, डेट्स के बारे में बताया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे, जो आपका हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आते हैं कई बार, और बजट के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपका एक तरह से क्रैश कोर्स, एक कंपाइल्ड क्रैश कोर्स लेके आए हैं कुरुक्षेत्र युद्ध नाम से, ठीक है। थैंक यू।